स्वागत है मित्रों, इतिहास की दुनिया में आपका। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक शासन करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक के सिलसिले में अब तक हम 2 बार मिल चुके हैं और आज तीसरी बार मिल रहे हैं। पिछले अंकों में हमने देखा कि मोहम्मद तुगलक का उल्लेख इतिहास की पुस्तकों में एक पागल सुल्तान के रूप में किया जाता है। हमने यह भी देखा कि कुछ इतिहासकार उसे विरोधी तत्वों के मिश्रण वाला व्यक्तित्व बताते हैं और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसके स्वभाव में असंतुलन बहुत ज्यादा था। इस दृष्टि से वे उसे पागल नहीं मानते, लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के स्वभाव में एक सीमा से अधिक असंतुलन होने का और किसी के व्यक्तित्व में एक सीमा से अधिक विरोधी तत्वों के सम्मिश्रित होने का मतलब पागल होना ही होता है। यह अलग बात है कि वह 25 साल तक हिंदुस्तान पर शासन कर गया। मित्रों, यही वजह है कि पहले हमने मोहम्मद तुगलक के स्वभाव की चर्चा की और उसके बाद हमने उसकी पहली योजना का अध्ययन किया। उसकी पहली योजना थी कि उसने दोआब में, यानी गंगा और जमुना के बीच का जो क्षेत्र है, उसमें कर यकायक बढ़ा दिया और बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। उस कर बढ़ाने के दुष्परिणाम सामने आए और परिणाम इतने खराब थे कि उनका उल्लेख करते हुए भी, उनका जिक्र करते हुए भी पीड़ा होती है कि भारत के लोगों को एक पागल सुल्तान की वजह से इतना कष्ट उठाना पड़ा। मैंने बताया था कि इस प्रयोग के दौरान ही उसने राजधानी परिवर्तन का काम किया, यानी वह अपने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी ले जाना चाहता था और इसके लिए उसने काम भी शुरू कर दिया। जब वह राजधानी परिवर्तन के काम से देवगिरी गया तो पीछे से अपने कर्मचारियों को दोआब में कर वसूली के निर्देश दे गया और यह कह गया कि जो कर नहीं दे उसके साथ कठोर बर्ताव करना है। बर्नी कहता है कि यह कर की वृद्धि 10 से 20 गुना तक थी। लोगों ने खेती करनी बंद कर दी, लोग जंगलों में चले गए। जिनके पास थोड़ी बहुत शक्ति थी उन्होंने बगावत कर दी, कर नहीं दिया। कुल मिलाकर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। वह जब लौटकर आया तो उसने देखा कि हालात बदतर हैं। उसने कोई रास्ता निकालने के बजाय सख्ती से काम लिया। उसने लोगों से जबरन कर वसूलने के आदेश दिए। लोग कर देते कहां से? बाद में उसे अक्ल आई और उसने सोचा कि इस तरह तो काम नहीं चलेगा। जिस खजाने को मैं भरने चला था दोआब से, उस खजाने में तो कोई वृद्धि हुई नहीं, बल्कि संकट यह आ गया कि भविष्य में दोआब के क्षेत्र से आय की संभावना क्षीण हो गई। लेकिन समय के बाद जागने से क्या होता है? तुलसीदास जी ने मानस के बालकांड में सीता स्वयंवर के उल्लेख के दौरान एक बात कही है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। समय निकलने के बाद बारिश होने का कोई मतलब नहीं है। तो पहली योजना विफल और दूसरी योजना के रूप में उसने दोआब में
कृषि सुधार लागू करने का निश्चय किया और उसका तरीका एक ही था कि अधिक से अधिक भूमि को जोत में लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा भूमि पर खेती हो। क्योंकि उसने जब दोआब में कर बढ़ाया था तो किसानों ने खेती करना बंद कर दिया था, और वे करते भी थे तो इतने छोटे हिस्से में खेती करते थे कि उनका पेट भर जाए। तब उसने निर्णय लिया कि मुझे दोआब में एक बालिश्त भूमि भी खाली नहीं छोड़नी चाहिए और सारी जमीन पर उत्पादन होना चाहिए। यदि यह काम हो गया तो दोआब पहले वाली स्थिति में लौट आएगा। ठीक है, लेकिन यह काम पूरे दोआब में एक साथ नहीं हो सकता था। इसलिए उसने 60 वर्ग मील का एक क्षेत्र चुना कि इस 60 मील के क्षेत्र में कुछ प्रयोग किए जाएं और बाद में इसे पूरे क्षेत्र में लागू कर दिया जाएगा। तो उसने एक नया विभाग बनाया, अलग से खेती विभाग बनाया, कृषि विभाग बनाया और उसका नाम रखा दीवाने कोही। इस विभाग का प्रमुख उद्देश्य यह था कि किसानों को राज्य की ओर से सीधे आर्थिक सहायता दी जाए और कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया जाए। ये जो नया विभाग बनाया गया, जो एक मंत्री बनाया गया इस विभाग का, इस विभाग के लिए फिर कर्मचारियों की आवश्यकता भी थी। तो उसने एक तो कृषि मंत्री बनाया अमीर कोही और उसके अधीन उसने 100 कर्मचारी दिए, 100 शिकदार दिए उसने और कहा भाई आप लोग ये वचन दे के जाओ मुझे कि एक बालिश्त भूमि भी बिना खेती के नहीं रहेगी और बेकार नहीं रहेगी, और यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप मोहम्मद बिन तुगलक को जानते ही हैं कि वह आपके साथ कैसा सलूक करेगा। मैं कह चुका हूं कि मोहम्मद बिन तुगलक एक तरफ इतना पागल था कि दान देने में उतरता था तो सब कुछ दान दे देना चाहता था, और दूसरी तरफ इतना पागल था कि सामने वाले का अपराध देखे बिना ही उसे कठोर से कठोर दंड, यहां तक कि मृत्यु दंड दे देता था। तो यह आपको ध्यान रखना चाहिए। इस काम के लिए उसने 70 लाख टंका दिए। बर्नी 70 लाख टंका बताता है, लेकिन अफीफ कहता है कि 2 करोड़ टंका था। यानी इस प्रयोग में जो धन बर्बाद किया गया वह धन लोगों के खून पसीने का 70 लाख टंका था बर्नी के अनुसार, और अफीफ के अनुसार लोगों के खून पसीने का, यह मैं कह रहा हूं, 2 करोड़ टंका बर्बाद किया गया। अब यह अंतर क्यों है? तो इस अंतर को हम इस तरह समझ सकते हैं, हम यह नहीं कह सकते कि अफीफ का वर्णन असत्य है, क्योंकि अफीफ ने जो जानकारी दी है वो इस प्रयोग के जो 3 वर्ष थे उनके सारे समय के खर्च को जोड़कर दी है, तो वह करीब 2 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। तो यह काम उसने किया और 3 साल की योजना थी, वो बता चुका। और फिर उसने क्या किया कि भूभाग को कई क्षेत्रों में बांट दिया, विभाजित कर दिया। यहां तक ठीक है। फिर ये कहा कि साहब जौ की जगह तो आप गेहूं पैदा करो और गेहूं की जगह आप गन्ना पैदा करो। यहां गलती कर गया। यह कैसे हो सकता है? जौ देने वाली भूमि से आपने गेहूं की उम्मीद कर ली, गेहूं देने वाली भूमि से आपने
गन्ने की उम्मीद कर ली, यह सोचकर कि इससे राजस्व बढ़ेगा अपना, यदि यह इस प्रयोग को जब अपन बड़े स्तर पे करेंगे तब। तो सारा कार्य अव्यवस्थित तरीके से किया गया। जो खेतीहर थे उनको बड़ी बड़ी राशि अग्रिम दी गई। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि बड़ी बड़ी राशि अग्रिम रूप से लिखी गई। दो बातें हैं, राशि राज्य के खजाने से निकल गई, उसे दर्ज कर लिया गया कि फला व्यक्ति को इतने किसानों को बांटने के लिए इतने टंके दिए गए। अब प्रश्न यह है कि वह राशि लोगों तक पहुंची या नहीं पहुंची। यहां वह पागलपन कर गया। उसने यह कोई व्यवस्था की नहीं कि ये जो रुपया जा रहा, ये जो पैसा जा रहा है, धन जा रहा है, टंका जा रहा है, ये टंका नीचे तक कैसे जाएगा। वह अपने कर्मचारियों का स्वभाव जानता नहीं था क्या? केवल उनको धमकाकर भेज देने से कि यदि आपने अपेक्षित परिणाम नहीं दिए तो आपको दंडित किया जाएगा, इससे वे लोग सुधरने वाले नहीं थे। तो वो पैसा जो है वो कर्मचारियों द्वारा बीच में उड़ा लिया गया। ऐसे जमीन के टुकड़ों के लिए भी अग्रिम धन दे दिया गया जो उपजाऊ नहीं थे, जहां खेती होने की संभावना नहीं थी। तो जो धन राज्य से निकला वह किसान तक बहुत कम पहुंचा। अब किसान के हाथ में पैसा आ गया, बिचौलिए तो हैं ही हैं, तो बिचौलिए भी कोई कम संख्या में नहीं, पर्याप्त संख्या में। जब ऊपर से धन चलता है तो वह बीच में कम होता चलता है जब तक वह अंतिम व्यक्ति के पास पहुंचता है। अब अंतिम व्यक्ति को मिला तो कम, उसके नाम लिखा गया कितना, इससे उसको मतलब भी नहीं है, लेकिन उस धन का उपयोग उसको करना चाहिए था खेती में, लेकिन उसने तो अनुपजाऊ जमीन पर भी ले लिया, उपजाऊ जमीन पर भी ले लिया। और वह खेतीहर, वह किसान भूखा है 3-4 साल से, क्योंकि पहले तो कर बढ़ाने के नाम पर जो जुल्म किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसके कारण खेती नहीं हो रही। तो उस पैसे से उसने अपनी आवश्यकताएं पूरी की, अपने कुछ पैसा घर में जमा किया, कुछ वह जरूरत की चीजें लाया बाजार से, बाजार महंगा था ही। और इसके अलावा किसी की बेटी विवाह योग्य थी, किसी का बेटा विवाह योग्य था, किसी का मृत्यु भोज बकाया था, समाज में ऋण ले रखा था लोगों ने। तो सारा पैसा इधर उधर हो गया और वह खेती में लगा नहीं। यह ध्यान रखने की बात है। बर्नी लिखता है कि शतांश नहीं, सहस्रांश भी नहीं हो पाया उपयोग पैसे का खेती में। यानी 100वां हिस्सा नहीं, 1000वां हिस्सा भी खेती नहीं हुई। तो जो धन सुल्तान ने दिया था वह धन बेकार चला गया। यह ध्यान रखने की बात है। बर्नी लिखता है कि उसके कर्मचारियों पर तो भाग्य देवता प्रसन्न था, क्योंकि उन लोगों को, जो लोग भेजे गए थे उन लोगों को, और फिर आगे उन्होंने जिन दूसरे लोगों को चुना, उन लोगों को बिना मेहनत किए राज्य से पैसा मिल रहा था, खजाना खाली हो रहा था। तो इस तरह से बातें आती है। कई जगह लिखा है कि बर्नी लिखता है कि 2 साल में 70 लाख टन का खर्च हुआ, कोई उसको 1 साल मानता है। कितना भी हुआ, 2 करोड़ नहीं हुआ जैसा कि अफीफ कहता है, 2 करोड़ से कम हुआ तो भी वह न्यून नहीं था, तो भी वह कम नहीं था। यह खर्च बहुत बड़ा घाव था खजाने के शरीर पर, आपको ऐसे समझना चाहिए। तो एक सुल्तान जिसे कुछ लोग बुद्धिमान भी कहते हैं, अच्छा बेवकूफ बना। अब
कहते हैं साहब वो बेवकूफ क्यों बन गया? कारण बताते हैं कि प्रयोग के लिए उसने जो भूक्षेत्र चुना था वह उपजाऊ नहीं था। तो क्या सुल्तान को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि वह जो 60 वर्ग मील भूमि चुन रहा है वह सिर्फ इसलिए उत्पादन थोड़े ही दे देगी कि उसे सुल्तान ने चुना है? एक साथ वहां उत्पादन कैसे हो जाएगा? दूसरा था कि प्रयोग एकदम नया था और सुल्तान ने उसकी ओर ध्यान दिया नहीं। तो ध्यान तो सुल्तान को ही देना था। और नए प्रयोग वाली क्या बात है? खेती के सिलसिले में, खेती के संदर्भ में, खेती के हवाले से इस देश में प्रयोग होते आए हैं। और आप यदि इस तरह के प्रयोग की शुरुआत में, जब आप इस प्रयोग को करने की योजना बना रहे थे, उस समय यदि आप अनुभवी किसानों की राय नहीं लेते हैं तो फिर यह समझदारी थोड़ी कही जाएगी, बिल्कुल नहीं कही जाएगी। फिर इतिहासकार कहते हैं कि साहब ये तो 3 वर्ष का ही प्रयोग था, 3 वर्ष में इतने बड़े प्रयोग के परिणाम नहीं आते। लेकिन 3 वर्ष में जितने परिणाम आने अपेक्षित होते हैं उतने तो आते। यहां तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और यह मैं बता ही चुका हूं कि जैसा कि मोरलैंड भी कहता है कि प्रयोग कुछ सफल हो सकता था, लेकिन इसलिए सफल नहीं हुआ प्रयोग कि कर्मचारी बड़े भ्रष्ट थे। तो क्या सुल्तान को पता नहीं कि उसके कर्मचारी भ्रष्ट थे? तो ये बहुत सारी बातें हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक का यह दूसरा प्रयोग भी विफल हो गया, उसकी बेवकूफी के कारण विफल हुआ। जब उसने दोआब में कर बढ़ाया था 10 गुना, 20 गुना, 5 गुना, 2 गुना भी समझ ली करें तो भी बहुत मुश्किल है, कर बढ़ाया था। और उसके बाद सुल्तान ने जब दोआब की बर्बादी देखी थी तो उसने खुद कन्नौज के पास जाकर डेरा जमाया था कि उत्पादन बढ़ना चाहिए, मैं देखूंगा। लेकिन एक सुल्तान इस तरह से डेरा जमाकर रह नहीं सकता, उसके पास दूसरे काम भी होते हैं, उसके पास सल्तनत की सुरक्षा का काम भी होता है। तो उसे क्या करना चाहिए था कि जब वह 3 साल का यह प्रयोग शुरू करने से पहले रहकर आ गया किसानों के बीच में, तो उसे यह देखना चाहिए था कि उसके कर्मचारियों का स्वभाव कैसा है, किसानों की माली हालत कैसी है, इस हालत में उन तक पहुंचे हुए पैसे का वे उपयोग क्या कर सकते हैं, यह उसको देखना चाहिए था। लेकिन मोरलैंड एक बात और कहता है, वह लिखता है कि भारतीय इतिहास में यह पहली बार प्रकट हुआ कि खेती के तरीकों को सुधारना चाहिए, खेती पर ध्यान देना चाहिए और खेती के तरीकों को सुधारना चाहिए। मोरलैंड को ज्ञान नहीं है। भारत में तो यह होता ही आया है, वैदिक काल से, सिंधु सरस्वती काल से तो हम देख रहे हैं कि खेती के कितने प्रयोग थे। आप कालीबंगा जाकर देखिए, 2 तरह की फसलें एक साथ उग रही है, वहां प्रमाण है हमारे पास। तो यह नहीं है कि भारत में कोई ऐसा पहला प्रयोग हुआ। हाँ, सल्तनत काल में जरूर यह एक कोशिश थी, लेकिन यह कोशिश कोई नया करने की थोड़ी थी। यह कोशिश तो आपने जो बिगाड़ा है उसे सुधारने की कोशिश थी, और उसमें भी आपने जल्दबाजी की। इसलिए हम नहीं कह सकते कि यह कोई पहला प्रयोग था। कृषि के संबंध में भारत अपने ज्ञान के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो कोई नया प्रयोग नहीं। हाँ, इसके पहले के सुल्तानों ने बहुत ध्यान दिया नहीं इन चीजों पर,
लेकिन जब हम अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों की बात करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि उसने भी ध्यान दिया था इन चीज़ों पर। तो यह लिखा जाना कि साहब यह पहला प्रयोग था जिसमें राजा को अपना कर्तव्य लगे कि उसे कृषि पे ध्यान देना चाहिए, यह बात सही नहीं है। तो इस तरह से मोहम्मद तुगलक का दूसरा प्रयोग भी विफल हो गया। किसी सुल्तान के दो प्रयोग विफल हो जाने से ही हम उसको पागल नहीं कह देते हैं। अगले अंकों में आप देखेंगे कि वह किन किन प्रयोगों में विफल होता है। तो अगले अंक में हम उसकी अगली योजना की बात करेंगे और वह योजना होगी राजधानी परिवर्तन की योजना। तब तक अपने इस मित्र को आप अनुमति दीजिए। नमस्ते।